मायावती, वो लेडी जो पॉलिटिक्स में आई तो दलित की बेटी बनकर थी, बट समय के साथ वो दौलत की बेटी बन गई और शायद इसी वजह से उनके वोटर्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में उनको यूपी से एक भी सीट नहीं मिली। मायावती वही लीडर है जो 4 बार यूपी की सीएम बनी है, बट आज के समय कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस खत्म सा हो गया है। अब उनके ज्यादा वोटर्स बचे नहीं हैं और पहले जब वो सीएम थी तब उन पे करप्शन और पब्लिक फंड्स को मिसयूज करने की भी एलिगेशन लगते रहे हैं। सो मायावती के इसी डाउनफॉल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एंड क्या वो वापस से इंडियन पॉलिटिक्स में कमबैक कर पाएंगी या नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, सो एंड तक जरूर देखिएगा। 1977 में जब मायावती 21 साल की थी तब कुछ ऐसा हुआ कि सब देखते रह गए। सत्ता पलटी और जनता पार्टी की सरकार आई। उस वक्त राजनारायण जनता पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर बने और एक दिन उनके पॉलिटिकल इवेंट में जनता पार्टी के लीडर्स के साथ कई बड़े SC ST के दलित लीडर्स को भी उस इवेंट में बुलाया गया था। वहां पे जब राजनारायण ने स्पीच देनी शुरू की तो उन्होंने काफी बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद मायावती जब स्टेज पे आई तो उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि सब दंग रह गए। उन्होंने बोला कि हरिजन शब्द हमारा अपमान है। इनफैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी SC ST लिखा हुआ है, तो आप कैसे हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड और भी काफी सारी समाज सुधारक बातें बोली। उनकी ये स्पीच इतनी इम्पैक्टफुल थी कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इस स्पीच के बाद हर तरफ नारे लगने लगे कि जनता पार्टी मुर्दाबाद, राजनारायण मुर्दाबाद। इस स्पीच को एक इंसान ने ऐसा सुना कि वो मायावती को अपनी तरफ लाने का मन बना बैठे, और वो थे उस समय के काफी बड़े लीडर काशीराम। काशीराम ऑलरेडी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू OBC SC ST के लिए काम किया करते थे। एंड इस इवेंट के बाद काशीराम मायावती के घर आए और पूछा कि तुम करती क्या हो। मायावती का पूरा दिन का शेड्यूल सिर्फ पढ़ाई में ही जाया करता था। उन्होंने B.Ed किया हुआ था, सुबह एक स्कूल में पढ़ाती थी, शाम को लॉ की क्लासेस अटेंड करती थी और रात को IAS की तैयारी करती थी, क्योंकि उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करना था। तब काशीराम ने मायावती से बोला कि मैं तुम्हें ऐसी पोस्ट दूंगा कि बहुत सारे IAS IPS तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। काशीराम बोले कि देश में कितने ही IAS IPS हैं जो देश के लिए काम करते हैं, पावर मिलने के बाद कोई कुछ नहीं करता। मायावती काशीराम की बात से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी कि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर काशीराम की बात मान ली और करोल बाग के ऑफिस में शिफ्ट हो गई। इसके बाद 1984 में काशीराम ने BSP की स्टार्टिंग की। जो काशीराम अभी तक एक्टिविस्ट थे वो अब पॉलिटिशियन बन गए थे, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी और मायावती की ग्रोथ की नई जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1989 में पहली बार मायावती को पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया और यहाँ से उन्होंने जो पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग की, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि अब पीछे मुड़ के देखने की बहुत जरूरत है कि वो ऐसी क्या गलती कर रही है कि वो कंटिन्यूअसली इलेक्शन हार रही हैं। शुरुआत में मायावती 3 बार इलेक्शन लड़ी और तीनों बार हारी। लोकसभा का इलेक्शन मुजफ्फरनगर के किराना से लड़ी, वहां से हारी। 1985 में बिजनौर से लड़ी, हारी, और फिर हरिद्वार से भी हारी। बट 1989 में ये बिजनौर से 8,879 वोट्स के मार्जिन से जीत गई। ऑल्दो मायावती 4 बार यूपी चीफ मिनिस्टर बनी थी, बट उन्हें ये पहला मौका तब मिला था जब 1995 में बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था। इससे पहले 1992 में उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें मेजरली 4 पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक तो बीजेपी, जिसका यूपी में बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट था। INC की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। SP ग्रो हो रही थी क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव की नेता के रूप में एक अच्छी इमेज बन रही थी। और BSP जो कि अभी नई पार्टी बनी थी। 1993 में जब इलेक्शन हुए उस समय उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था, तो टोटल 425 विधानसभा सीट्स थी और मेजोरिटी के लिए 213 सीट्स चाहिए थी। बीजेपी को 177 सीट्स मिली, वो भी तब जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को बाबरी मस्जिद विवाद की वजह से हटा दिया गया था। बाबरी मस्जिद विवाद क्या हुआ था, कल्याण सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया, उसे समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बीजेपी के अलावा SP को 109 और BSP को 67 सीट्स मिली थी। ऐसा किसी नहीं सोचा था कि कुछ दिन पहले आई इस नई पार्टी को 67 सीट्स मिल जाएंगी। इलेक्शन रिजल्ट के बाद SP और BSP ने साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, जिसके बाद ये नारा निकला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1993 में गठबंधन का नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और ये नारा इसलिए था क्योंकि बीजेपी राम मंदिर बनवाने की साइड थी और ये लोग अगेंस्ट में थे। राम मंदिर की पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। 1993 से 1995 तक SP और BSP की मिली जुली गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चली, और फिर आ गया 1995 जब काशीराम हॉस्पिटल में थे, तब उन्होंने मायावती को बुलाया और पूछा क्या तुम यूपी की CM बनोगी। बट ये हो पाना मुश्किल था क्योंकि मेजोरिटी समाजवादी पार्टी के पास थी। पर तभी काशीराम ने एक लेटर दिखाया जिसमें लिखा था भारतीय जनता पार्टी
बीएसपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये होती है पॉलिटिक्स कि अभी तक जिनके अगेंस्ट में नारे लगाए जा रहे थे अब उनके साथ हो गए। 1 जून 1995 को काशीराम ये डिसाइड करते हैं कि वो एसपी नहीं बीजेपी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनाएंगे। मायावती बीजेपी का लेटर लेके गवर्नर मोतीलाल वोरा के पास जाती हैं और बोलती है कि वो अब गवर्नमेंट बीजेपी के साथ बनाएंगे। और तभी इस बात की खबर मुलायम सिंह यादव को लग जाती है और 2 जून 1995 को भारतीय पॉलिटिक्स का वो काला दिन था जब द फेमस गेस्ट हाउस कांड होता है। मायावती की हजरतगंज के किसी गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने कई सारे गुंडों को भेजा कि जाओ सारे गद्दार विधायकों को यहाँ लेकर आओ। सारे विधायक स्वीट नंबर 1 और 2 में रुके थे। एसपी के गुंडे वहां पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे, गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक शब्द बोले। इन शॉर्ट बहुत ही गंदी हालत कर दी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद डीएम तक को आना पड़ा था। उन्होंने लाठीचार्ज कराया जो पूरा दिन चला, लेकिन एसपी के गुंडे बीएसपी के कुछ विधायकों को अपने साथ ले गए। विधायक इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर साइन कर दिया। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी एसपी को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। एसपी और बीएसपी की सरकार गिर गई और बीएसपी ने फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से यूपी में सरकार बनाई और मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। और 1997 में जब वो वापस सीएम बनी तब कुछ नई डिस्ट्रिक्ट बनाई और कुछ पुरानी डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बदले। 2002 में फिर बीजेपी के साथ अलायंस करके सीएम बनी। बट 2007 में 403 विधानसभा सीट्स में से 206 सीट जीतकर बिना किसी पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई और अपने 5 साल का टर्म पूरा किया। बट इस टर्म के खत्म होने के बाद यूपी से मायावती और बीएसपी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम सी होने लगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 लोकसभा इलेक्शन में जब उनका एसपी और आरएलडी के साथ अलायंस था तब 10 सीट्स मिली थी। ऐसा नहीं है कि मायावती का सडनली इस इलेक्शन के बाद उनका डाउनफॉल हो गया। ये डाउनफॉल दिख अब रहा है, बट उसकी स्टार्टिंग काफी पहले से हो गई थी और मेरे अकॉर्डिंग इसके मेजरली 4 रीजंस है। नंबर 1 है कि वो पार्टी की बेस को एक्सपेंड नहीं कर पाई। उन्होंने कभी दलित वोटर्स के आगे का कुछ सोचा ही नहीं। पॉलिटिक्स में मायावती की ज्यादा लोगों से बनती नहीं है, ना ही बाहर वालों से, ना ही इनफैक्ट खुद के लीडर से, जिस वजह से उनके कोर लीडर्स उनका साथ छोड़कर चले गए। एंड कुछ चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी इनके जैसी ही थी, दलितों को पावरफुल बनाने की, बट उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली और इस बार इलेक्शन भी जीत गए। इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि वो इलेक्शन के वक्त काफी इनएक्टिव रही, ना ही कोई रैली की, ना ही कोई पॉलिटिकल रोड शो। और इनके अलावा बीएसपी में कोई इतना इन्फ्लुएंशियल लीडर तो है नहीं, जो थे वो सब इनका साथ छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए और इसी वजह से उनके वोट्स भी बीजेपी और एसपी में डिवाइड हो गए। और शायद बीएसपी ने एनडीए या फिर इंडिया अलायंस के साथ पार्टनरशिप की होती तो उनको कुछ सीट्स मिल भी जाती, क्योंकि ओवर्स तो दोनों तरफ से थे उनके पास। बट मेरे अकॉर्डिंग बीएसपी के इस डाउनफॉल को रोकना बहुत ही मुश्किल था एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा तीसरा पॉइंट, करप्शन एंड कंट्रोवर्सीज। और करप्शन में सबसे पहला केस है ताज कॉरिडोर केस। 2003 में हुए इस केस में सीबीआई ने मायावती को एक्यूज किया था गवर्नमेंट के 17 करोड़ के फंड्स को मिसयूज करने के लिए, जो कि ताजमहल के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया गया था। ऑल्दो आज तक ही केस पेंडिंग है, बट इस केस ने मायावती की रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया था। और इसके बाद हुआ 2010 में नोएडा लैंड स्कैम। माना नोएडा को डेवलप करने का पूरा क्रेडिट मायावती को जाता है, बट उसके पीछे काफी सारे लैंड स्कैम्स हुए थे जिसमें गवर्नमेंट लैंड को प्राइवेट डेवलपर्स को अलॉट कर दिया गया था। इन स्कैम्स के अलावा काफी सारे छोटे बड़े स्कैम्स हुए थे, बट इन सब के बियॉन्ड मायावती ने पब्लिक फंड्स के हजारों करोड़ रुपए खुद की पर्सनैलिटी और कल्ट बनाने के लिए स्टैचूज और मेमोरियल्स में खर्च किए थे, जिस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा हेट और क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फंड्स को सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता था। बट अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ और शायद इसी वजह से वो स्टैचूज मेमोरियल्स तो बने दिख रहे हैं, बट आगे मायावती का पॉलिटिक्स में कोई करियर नहीं दिख रहा है। आपके क्या थॉट्स है मायावती के डाउनफॉल को लेके? कमेंट बताइए, इनका तो इंतजार रहता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नायक हैं या फिर खलनायक। जय हिंद।